Greetings to all. Welcome back to Dr. Ava Chemistry Pathshala. Those of you who are new to my channel, let me just tell you, मैं NCERT पे सीरीज़ कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश में हूँ कि मेरे बच्चों को NCERT बहुत ईजी लगे, आसान लगे और जितना ज़्यादा हो सके वो NCERT का फ़ायदा उठाएं। Let's move to the next topic of Unit 13 of Class 11. So we are done with the मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स। सो एल्कीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आपको पता है आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आपको डिफरेंट फॉर्म्स लिखने होते हैं। आइसोमेरिज्म के ऊपर एक पूरा वीडियो हो चुका है, तो वो जो वीडियो हुआ है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे हुआ है। आपको उसका लिंक आई बटन में दिख रहा है और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अलावा जो आइसोमेरिज्म एल्कीन्स दिखाते हैं वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, क्योंकि आपके एल्कीन्स का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आपको पता है वो रोटेशन को फ्रीली अलाउ नहीं करता है। इफ़ यू कैन जस्ट रिकॉल ऑफ द वीडियो ऑन कॉन्फर्मेशंस, जिसमें हमने देखा था कि कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो पूरी तरह से रोटेट हो सकता है और कार्बन के आसपास लगे हुए जितने भी एटम्स हैं वो उनकी पोजीशंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बदली जा सकती हैं। बट इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मूव नहीं हो सकता है। जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा के अलावा जो एडिशनल बॉन्ड होते हैं वो हिंडर्ड मूवमेंट, अगर आप उसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो वो पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है। सो पाई बॉन्ड से जुड़े हुए जो कार्बन है उनके आसपास के जो एटम्स हैं, अगर उनकी पोजीशन को चेंज करके हम एक और पॉसिबिलिटी को ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो जो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होंगी, इफ़ दे आर नॉट सिमिलर सो दे विल बी नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये एक तरह का स्पेस आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, बिकॉज इट इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम द spatial arrangement of the atoms around the carbon-carbon double bond. So I think I'll be needing a screen to write. So let's dive straight onto the screen. In alkene. So guys, just look at this alkene I have drawn. This is one p orbital. And this is another p orbital of the next carbon, and both of them are connected with this sigma bond, and this cloud above and this cloud below shows the pi bond. If we try and rotate C2 ka pi bond, if we try and rotate C2, you can see its rotation is not possible. Since the rotation is not possible, carbon carbon double bond will have, so double bond have one sigma and one pi. ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड has a sigma and a pi bond, और pi bond is always by the lateral, sideways overlapping से बनता है, और जिसकी वजह से रोटेशन क्या होता है डबल बॉन्ड का पॉसिबल नहीं होता। ओनली यू हैव टू ब्रेक इट, यू अदरवाइज विदाउट ब्रेकिंग अगर आप इसको रोटेट करोगे वो पॉसिबल नहीं होगा। रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, सिंस रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, सो बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्टिव रोटेशन इज restricted, the positions of the HA and HB. Look in the diagram, what are HA and HB? ये आपका HA है, ये आपका HB है, और ये सेकेंड वाले डायग्राम में ये HA और सेकेंड वाले डायग्राम का ये HB है। They are fixed and they can't exchange their positions by rotating C1 with respect to C2 as we were doing in conformations. So that rotation is not possible. So what we can do is we can have another possibility where HA क्या होगा, नीचे होगा, और HB ऊपर। Isomerism, what is geometrical isomerism? Here they have the same structural formula, but their relative spatial arrangement of hydrogen atoms could be hydrogen or other alkyl groups. If it is butene, it will be alkyl. If it is ethene, it will be hydrogen, or etc. They around the double bond will be different. The arrangement will be different, right? Okay. For example, if you see, I have written cis butene. देखिए कैसे लिखते हैं, cis के बाद एक हाइफन लगता है and then the IUPAC name. Trans, then there is a hyphen and then there is a IUPAC name of the compound, right? So यहाँ पर this is the double bond, and here there is one group and here there is another group, right? Okay. In the second diagram, trans, you see the C2 carbon पे जो CH3 है वो नीचे आ गया है। So in the first diagram, if you see in the first diagram, both the alkyl groups are on the same side of the double bond, whereas in the second one they are on the opposite side. So this is the trans, opposite is trans and similar side is cis. So once again let me explain you how to draw cis and trans. कैसे आप draw करोगे? सबसे पहले आपका यहाँ पर
डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो आपके पास, आपको पता है कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, सिर्फ 4 ही आप टोटल बॉन्ड्स लगा सकते हो, तो 2-2 बॉन्ड लगा सकते हो, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर आपने R1 और R2 लगाया और यहाँ पर आपने R3 और R4 लगाया, राइट। आपको पता है अगर सारे के सारे सेम होंगे तब आप इनकी जगह बदल भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने डिफरेंट लिए हैं। आप इनमें से 2-2 सेम, 2 डिफरेंट, R1 R3 को सेम लीजिए, R2 R4 को सेम लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने अब क्या किया, R1 और R2 को उनकी पोजीशंस पे रखा, बट R4 और R3 की मैंने दूसरी पोजीशन ले ली। ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, दैट टिक एंड द क्रॉस फॉर्म, द फर्स्ट एंड द सेकेंड फॉर्म डिफरेंट है, देख लीजिए। जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें R1 और R3 आर ऑन द सेम साइड, वेयर एज इन द सेकेंड फॉर्म में R1 और R4 आर ऑन द सेम साइड। तो आइसोमर्स लिखने का तरीका ये है, वो सिस होगा या ट्रांस होगा वो आपको पता चलेगा अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स, यहाँ पर मैंने चारों डिसिमिलर लिए हैं, आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड है। होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आइसोमेरिज्म, इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इट्स अ स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से, तो इट्स अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको और भी कोई पता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। अभी हम करेंगे उसको। कॉन्फर्मेशंस आर अ काइंड ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वी विल डू द प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वी विल डू मेल्टिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, solubility and boiling point. Let's start with melting point. Always trans isomers have greater melting point than cis isomer. The reason being, trans isomer fit better in crystal lattice. जो कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस होता है, जो उसकी प्लेसमेंट होती है, उसमें ये ढंग से फिट होते हैं, हेंस दे हैव फोर्सेस ऑफ सिमेट्री, दे हैव फोर्सेस ऑफ सिमेट्री होल्डिंग द मॉलिक्यूल, होल्डिंग द मॉलिक्यूल। सो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ऑलवेज ट्रांस विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल करते हैं, सिस ब्यूटूइन, ट्रांस ब्यूटूइन। मेल्टिंग पॉइंट सिस का 134 केल्विन है और ट्रांस का 167 है। रीजन बीइंग, इफ यू कैन सी, ट्रांस में जो पैकिंग है ये देखिए, दिस इज मोर सिमेट्रिकल, और नेक्स्ट आप देखिएगा ऐसा ही नेक्स्ट ट्रांस मॉलिक्यूल्स के बाजू में बना होगा, यहाँ पर बना होगा या यहाँ पर बना होगा, उसके साथ ये और सिमेट्रिकल होता जाएगा और दो मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ सिमेट्री से हेल्ड रहेंगे। सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन एंड ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ cis is 193 Kelvin, trans is 223. There's a phenomenal difference between the melting point. For the same reason, if you see in trans, these groups are opposite. If you have another similar molecule with trans, the forces of symmetry between this and this will be higher. Why will be higher? Because there is a set pattern in which the molecules are held, right? That is something like in a classroom where you all are seated in a rows, है ना, आप ऐसे ही बैठे हो, रोज में अच्छे से बैठे हो, मे बी फर्स्ट रो बॉयज़ की है, सेकेंड रो गर्ल्स की है, थर्ड फिर बॉयज़ की है, फोर्थ गर्ल्स की है, तो एक डिसिप्लिन सा पैटर्न दिखाई देता है। तो हमारे में तो फोर्स ऑफ सिमेट्री काम नहीं करते हैं, बट अगर वो मॉलिक्यूल्स होते, अगर वो एटम्स होते, तो केमिस्ट्री में ये फंडा चलता है कि सिमेट्रिकल जब होता है तो वो उसमें फोर्स ऑफ सिमेट्री होती है। लास्ट एग्जाम्पल, मैलिक एसिड सिस फॉर्म है, बेसिकली सिस इज सिस ऑफ ब्यूटूइन 1,4 डायोइक एसिड। इसके सिस फॉर्म को मैलिक कहते हैं, उसके ट्रांस फॉर्म को ध्यान दीजिएगा फ्यूमेरिक कहते हैं, राइट। सो अगेन इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। मैलिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 403 केल्विन होगा और इसका 575 केल्विन करेंगे। सॉल्युबिलिटी, वी आर डन विद मेल्टिंग पॉइंट, अब हम करेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी
किस पे डिपेंड करती है? सॉलिबिलिटी यूजुअली आप पोलर सॉल्वेंट में, पानी में कब होगी? इन वाटर कब ज़्यादा होगी? जब आपका मॉलिक्यूल पोलर होगा, ठीक है। सिस जो होता है वो लेस सिमेट्रिकल होता है, अभी हमने पढ़ा है। तो इट इज़ वीकली हेल्ड इन क्रिस्टल लैटिस। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से अगर आप इसको पानी में डालते हो तो कंपैरेटिवली जल्दी ये डिज़ोल्व होता है, राइट। ये हमारा सॉलिबिलिटी का, केमिस्ट्री का फंडा चलता है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जो चीज़ें डिज़ोल्व्स लाइक। बट मोर देन दैट यू विल सी ऑलवेज सिस में सॉलिबिलिटी ज़्यादा रहती है देन ट्रांस। बड़ा आसान है इसको, सिस का अभी डाइपोल नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं। सिस में पोलैरिटी भी ज़्यादा रहती है और सिस का में फोर्स ऑफ सिमेट्री बहुत कमज़ोर होते हैं, तो मॉलिक्यूल को तोड़ना आसान हो जाता है। तो जब पानी के साथ जल्दी से फोर्सेस बन जाते हैं, पानी के साथ जल्दी से इंटरेक्शंस हो जाते हैं, तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। तो लेट्स मूव टू सर्टेन एग्जांपल्स। maybe I'll be using the same examples. जैसे ये मैंने मैलिक और फिमेरिक का डिफरेंस लिया था। दिस वॉज फॉर वाइट कलर से आपको ये मेल्टिंग पॉइंट दिख रहे हैं। अब मैं ब्लू कलर से इनकी सॉलिबिलिटी लिखती हूँ। अगर आप देखिए मैलिक की जो सॉलिबिलिटी है वो 79 ग्राम्स है पर 100 ml ऑफ वाटर, वेर एज ट्रांसफॉर्म की जो है सॉलिबिलिटी 0.7 ग्राम है, which is pretty less. ठीक है, so hope now you understand. Let's move to the dipole moment. Dipole moment always cis का ज़्यादा होता है than trans, because trans में the way they are positioned, dipole क्या हो जाते हैं? Cancel out हो जाते हैं. Dipole they cancel out, so cis will always have a greater dipole than trans. एग्जाम्पल्स करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है और डाइपोल मोमेंट कितना है? आपको पता है डाइपोल मोमेंट को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, और सिस का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 0.33 डी। डी इज़ फॉर डिबाई, इफ़ यू रिमेंबर डी इज़ फॉर डिबाई। 3.3 into 10⁻³ डी इज़ डिबाई विच कैन बी रिलेटेड टू कूलम मीटर। सिंस डिबाई इज़ अ स्मॉलर यूनिट, सो ये जो वैल्यूज़ हैं इनको प्रॉपर्ली हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कूलम मीटर एक बड़ी यूनिट है। एंड ट्रांस का पूरे कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आपके CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, आप देखिएगा जो CH3 है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी cis 1,2 डाइक्लोरो विल हैव डाइपोल मोमेंट ऑफ 1.85 डिबाई, whereas transform will have, if you can make out, CL will get cancelled out, it will have 0. Let me take an example where it is not 0 for trans. So if you look at this, so this is pentene. इधर को डाइपोल जाएगा बिकॉज CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी, और यहाँ पर डाइपोल की डायरेक्शन ये होगी। तो दे विल कैंसिल आउट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दे विल नॉट कैंसिल आउट फुली, दे विल नॉट कैंसिल आउट फुली। सो ऑलवेज सिस विल हैव हायर डाइपोल। लास्ट पॉइंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पे। सो जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो सिस विल ऑलवेज हैव ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस, राइट। एक एग्जाम्पल कर लें, between cis and transform. So if you look at the boiling point
of butyene cis form is 277 Kelvin, whereas the trans form is lesser, 274 Kelvin. Though not much of a difference, but yes, there is a difference, and this difference depends upon the dipole moment. That was all about cis and trans. That was all about geometrical isomerism. Geometrical isomerism पे क्वेश्चन पक्का आता है, प्रॉपर्टीज़ को लेके क्वेश्चन आता है, ड्रॉ करने के लिए आता है, और ये भी पूछा जाता है कि गिवन एल्कीन बनाएगा कि नहीं, इज़ द geometrical isomerism पॉसिबल और नॉट. सो इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. गॉड ब्लेस.